दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर इस मुहावरे को, इस बात को किसी नेता ने सत्य साबित किया है तो वो बहुत कम उत्तराखंड में मंत्री ऐसे हुए हैं, नेता ऐसे हुए हैं जो इस बात पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। आज हम उनमें से ही एक ऐसे नेता के पास हैं, मंत्री के पास हैं, जिन्होंने इस कथन को पूरी तरह से सत्य साबित किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ, टुडे न्यूज़ 9 की टीम के साथ सितारगंज, जहां पर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से। तो सौरभ बहुगुणा जी, आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कहने को कहा तो जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन एक नाम गिने तो सौरभ बहुगुणा का नाम सबसे ऊपर आता है उत्तराखंड में, कि सौरभ बहुगुणा ने इस मुहावरे को सत्य साबित किया है, चरितार्थ किया है। तो क्या इस रास्ते पे चलने की जो डगर है, क्या कठिन है? नहीं, एकदम कठिन नहीं। देखिए, जब देश के प्रथम व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि सबका साथ, उसमें आपने एक शब्द मिस कर दिया था, सबका प्रयास। सबका प्रयास। तो जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, देश का समग्र विकास तभी हो सकता है, देश विकसित तभी हो सकता है जब देश के 140 करोड़ लोगों की भागीदारी उस देश के विकास में हो। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में जिस तरीके से सबको साथ लेके चलने का काम किया है, हर वर्ग का सम्मान करने का काम किया है, हर वर्ग को साथ लेके विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका हम लोग को भी मिला है। और जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ, तो हमें भी अपनी विधानसभा में, अपने प्रदेश में उस मूल मंत्र को फॉलो करना होता है। कोशिश हमारी भी यही है कि अगर उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे जो उन्होंने कथन कहा है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की सदी होगी, दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूर्ण करना है अगर, तो 1.25 करोड़ लोगों को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड आगे बढ़े, और हर नेता की और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की कि सबको साथ लेके चल सके। सबको साथ लेके चल सकते हैं। 3 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है, लगभग 3 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं। एग्जैक्ट तो 23 मार्च को 23 मार्च को 3 साल पूरे हो जाएंगे एग्जैक्टली। 3 साल का कार्यकाल है, तो इस 3 साल के कार्यकाल में मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जो एक आज से लगभग 10 साल पहले का उत्तराखंड था और 10 साल बाद का उत्तराखंड है, खासतौर पे जब आपके हाथ में मंत्रिमंडल आया है, तो इन दोनों परिवर्तनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत परिवर्तन हुआ। देखिए, उत्तराखंड को 2000 से 2025 तक में 25 साल आज पूर्ण होने जा रहे हैं। 25 साल में उत्तराखंड में हर सरकार ने अपना योगदान दिया। देखिए, किसी को ये कहना कि सिर्फ हमने किया है वो गलत होगा। आज उत्तराखंड का बजट जो है, आप देखिए पिछले से अगर आप कंपेयर करेंगे सरकार की बजट से, तो लगभग 15,000 करोड़ का बजट हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। आज हम 1 लाख करोड़ का बजट पेश करके आए हैं, जिसमें हमने स्वास्थ्य को, जिसमें हमने एजुकेशन को, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमने स्टार्टअप्स को, जिसमें हमने मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, बहुत सारी रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को सामने लाए हैं। तो मैं ये कहूँगा, जितना मैंने उत्तराखंड को 2016 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ, 17 में विधायक रहा, 22 में विधायक और मंत्री के रूप में उत्तराखंड को सेवा दे रहा हूँ, मैंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उत्तराखंड के टूरिज्म को लेके, उत्तराखंड में स्टार्टअप्स को लेके, उत्तराखंड में जो हमने नीतियाँ पिछले 3 साल में बनाई हैं। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय खेल हुए वो, मैं आप ये कह रहा हूँ, तो उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, उत्तराखंड देव भूमि के नाम से जानी जाती है, अब उत्तराखंड खेल भूमि के नाम से भी जानी जा रही है। और आज आप देखिए, हम टॉप 7 में रहे मेडल टैलीज में, जो कि कमेंडेबल है एक छोटी हिली स्टेट के लिए। तो मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, और केंद्रीय जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अंशुल मनवारिया जी का, रेखा आर्या जी का, कि बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर सारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन किया। नहीं, रेखा आर्या जी की इसलिए भी तारीफ बनती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया में राष्ट्रीय खेल कराना अपने आप में एक टेढ़ी खीर समझा जाता है। कह रहा हूँ कि देखिए, इस सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं। अब यूसीसी ले लीजिए आप, कब से 1952 से
जब से कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आई है कि भाई यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि भाई सरकार की मंशा नहीं है यूसीसी लागू करने की, हर स्टेट को यूसीसी लागू करना चाहिए। तो उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पहला स्टेट बना जिसने यूसीसी लागू करके दिखाया। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने दंगा कानून लागू करके दिखाया। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने नकल विरोधी कानून, कितने बच्चे बेचारे परेशान थे, आपने देखा पिछली सरकार में भी, उसकी पिछली सरकार में भी बहुत सारी बार ऐसी बातें सामने आई कि सेटिंग हो गई है, पेपर लीक हो गए हैं, पेपर में चुनिंदा लोगों को जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ही सिर्फ नौकरी मिल रही है। जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया एक भी शिकायत नहीं आ रही, और 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने प्रकाशित करके निकाल के लोगों को रोजगार में लाने का काम किया है विदाउट एनी कंप्लेन। अच्छा, जब विकास की बात हो रही है तो एक प्रदेश था हरीश रावत का प्रदेश, एक प्रदेश है पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश, तो कौन सा प्रदेश ज्यादा बेटर मानते हैं? देखिए ऑफिस ये तो जनता ने बता दिया है, इसमें मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दोनों विधायक की सीट हार गए, तो इसका मतलब जनता ने नकारा उनकी पॉलिसीज को, इसका मतलब जनता ने उनके जो काम थे उसको पसंद नहीं किया। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने सरकार रिपीट करी, और 17 से 22 में हमारी सरकार थी, और 22 के बाद फिर हमारी सरकार बनी। तो ये दिखाता है कि जो नीतियां हमने अपनाई होंगी पिछली सरकार में और इस सरकार में, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भी मिल रहा है, और उस जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। बहुत कम युवा मंत्री हैं जिनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, आप युवा मंत्री हैं, 3 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें और दुश्वारियां सामने आई हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये यंग होने के मतलब बहुत ज़्यादा मेरे सामने जटिलताएं थी? देखिए पॉलिसी मेकिंग हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको सोचना पड़ता है। मेरा देखिए अपना मानना स्पष्ट है कि कोई भी पॉलिसी जो आप फॉर्म करते हैं वो आज के लिए नहीं, वो उत्तराखंड में आने वाले 20 साल को कैसे अफेक्ट करेगी उसको सोच के करते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में ऑब्वियसली हम लोग को ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। कैसे, अब मेरे पास जो विभाग हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज़ हो, आपका मिल्क फेडरेशन हो, गन्ना चीनी मिल हो, स्किल डेवलपमेंट हो, तो ये सारे विभाग ऐसे हैं, स्पेशली 3 विभागों की मैं बात अगर करूं तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और मिल्क फेडरेशन, कि हम आज एक पर्वतीय प्रदेश में हैं, और पर्वतीय प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जो हमारे दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में बसे हुए हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आज उत्तराखंड में कुछ है तो पलायन की और बेरोजगारी की उन जिलों में है। तराई में हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तराई में हमारे पास बहुत सारे होटल इंडस्ट्री आ जाती है, सेटअप्स आ जाते हैं, तो लोगों को रोजगार उत्पन्न होने में आसानी है, लेकिन हम कोई बड़ी इंडस्ट्री पहाड़ में नहीं ले जा सकते, एनजीटी के नॉर्म्स होते हैं, फॉरेस्ट। पलायन, आपने पलायन का जिक्र किया, पलायन और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं, पलायन है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो पलायन हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये समस्याएं जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उठाई जाती थी कि ये बहुत बड़ी समस्या है, पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ के लिए, और इसी वजह से बेरोजगारी है। लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी तक 20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन सॉल्यूशन कोई भी सरकार खोजने में लगभग नाकाम रही है। देखिए कोर जो एरियाज हैं, कोर आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा कि किन चीज़ों से ये काम हो सकता है। अब मैं अपने विभागों से मानता हूँ कि मेरे जो विभाग हैं वो बहुत प्रमुख रोल प्ले कर सकते हैं पहाड़ों में पलायन को रोकने के लिए, क्योंकि आज भी जो हमारी पर्वतीय इकोनॉमी है वो ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री पे, पशुपालन पे है, दुग्ध विकास पे, मत्स्य पे, एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अगर हम इन सेक्टर्स को फोकस करें, और जैसे कि हमने पिछले 3 साल में किया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। हमने ट्राउट को बढ़ाने का काम किया। आज आप देखिए जब जो फिशरी सेक्टर है हमारा, वो उत्तराखंड में 3rd इन कंट्रीब्यूशन हो गया इन जीएसडीपी, जो हम पहले टॉप 20 में नहीं थे। आज वी आर गोइंग एट 9.23% इन उत्तराखंड। जो हमारा मिल्क फेडरेशन है, मिल्क फेडरेशन में हमारा जो प्रोक्योरमेंट था वो 1,60,000-1,70,000 लीटर प्रतिदिन हुआ करता था आंचल का, आज हम 2,60,000 क्रॉस कर रहे हैं। हमने लोगों को बेटर रेट्स दिए हैं, पहाड़ में 8 से 11 रुपए की वृद्धि करी दूध के रेट में। उसी के तरीके से जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री में हमने डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करी, 1962 की एम्बुलेंस प्रोवाइड करी, हमने लोगों को पशु की जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करी। इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ। जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आईटीबीपी के साथ हमने टाई अप किया, क्योंकि देखिए जब हमारे पास मार्केट उपलब्ध होगी तो लोग उस काम को करेंगे। तो आज हम आईटीबीपी के साथ पहली स्टेट है उत्तराखंड पूरे देश की जिसने आईटीबीपी के साथ टाई अप किया कि वो हमारा जो भी मटेरियल है, चाहे वो शीप है, गोट है, फिश है, चिकन है, वो हमारा पनीर है, दूध है, टेट्रा पैक है, वो आईटीबीपी हमसे एक्वायर करेगी अगले 3 साल के लिए। तो इससे हमारे पर्वतीय लोगों को एक मार्केट उपलब्ध हुई, और 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी से पैसा आ जाता है आईटीबीपी के माध्यम से।
तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। लेकिन आपको देखिए, पहाड़ में अगर लोगों को रोकना है हम्म, तो आपको उनको रोजगार वहीं उत्पन्न करके देना होगा। ठीक। और लेकिन सबसे दूसरा बड़ा सवाल दूसरा जो दूसरा मैं छोटी सी बात जी और कह रहा हूँ, आपको हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक क्योंकि है। अगर आप कोई भी व्यक्ति पैसा कमाएगा तो वो अपने परिवार की हेल्थ पे भी ध्यान देगा हम्म, और वो उनकी एजुकेशन को भी ध्यान देगा। तो ये 5 चीज़ों पे मुझे लगता है अगर सरकार फोकस करेगी, जी, जो हम कर रहे हैं, तो पलायन भी रुकेगा और रोजगार भी उत्पन्न होगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो पैदा हो रहा है, आपने सॉल्यूशन बताए, काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन हैं, ठीक है, 3-4 डिपार्टमेंट बताए आपने, मैं मानता हूँ ठीक है, उन पे काम होगा तो बेरोजगारी और पलायन रुकेगा। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये करती है कि 11 जिलों में बाहर का नागरिक ज़मीन नहीं खरीद सकता, मतलब ज़मीन नहीं खरीद सकता, इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। तो अगर बाहर का आदमी वहाँ इंडस्ट्री लगाता तो रोज़गार स्थानीय को मिलता, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से ये एक कदम बैक स्टेप भी तो आ रहे हैं हम। नहीं, बैक स्टेप नहीं आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड की एक मंशा है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो है, वो पब्लिक की मंशा को रिस्पेक्ट करना जानती है। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि यहाँ पे लोगों को हमेशा जो पर्वतीय क्षेत्र की ज़मीनें हैं, उसमें लोगों का एक बात थी कि हमारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया जा रहा है, बहुत कम दामों पे खरीद के हम ही उसको फिर हम बेच के हम ही उसमें नौकरी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो बैन लगाया, आप मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, आप भू कानून की बात कर रहे हैं जो लॉन्च हुआ है, उसमें हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड के इन 11 जिलों में, पर्वतीय जिले जो स्पेशली प्रभावित हैं, कोई भी एग्रीकल्चर भूमि नहीं खरीद सकता। ठीक। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी कि लोगों ने एग्रीकल्चर भूमि तो खरीदी, खरीदने के बाद उसको उन्होंने नीचे से 143 करा के कमर्शियल करके उस पर होटल बना दिया, उस पर किसी ने प्लॉटिंग कर दी, उस पर किसी ने अपना फार्म हाउस बना लिया। तो इन चीज़ों से लोगों के अंदर रोष। हमने ये कहा है कि आप जो है कोई भी एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं खरीदेंगे। अगर बाई चांस 1% कोई उत्तराखंड की भलाई का प्रोजेक्ट आता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें हॉर्टिकल्चर का कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई होटल इंडस्ट्री अच्छी, जिससे रोजगार बढ़ता है, जिससे रोजगार उत्पन्न बढ़ता है, जिससे वहाँ के लोगों को पलायन रोकने में मदद हो, तो उसको सरकार कंसीडर करेगी। अच्छा। 2 जिलों की जो आप बात कर रहे हैं, जो जनता में एक अफवाहें फैलाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि भाई 2 जिले क्यों बाहर कर दिए गए, क्या है, सामान्य क्या है, सबकी तो अलग हो गया। वो इसलिए किया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने 2022 के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया, और इन्वेस्टर समिट में आपने 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन करे हैं, इंडस्ट्रीज के साथ किए हैं, होटल्स के साथ किए हैं, वेलनेस सेंटर्स के साथ किए हैं, आपने एग्रीकल्चर के सेक्टर में किए हैं, आपने हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में किए हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा भाई? हमारे ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो उत्तराखंड की 3 ही जिलों में है जी, या देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, थोड़ी बहुत नैनीताल। तो अगर आप उसको कंप्लीट बैन कर दोगे तो जो 3 लाख करोड़ के एमओयू है वो कहाँ से धरातल पे उतारेंगे? क्या हमें लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ना है? हम ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड का लड़का उत्तराखंड के बाहर जाके नौकरी करे। जब यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, जब यहाँ पे होटल खुलेंगे, जब यहाँ पर हमारे वेलनेस स्पा सेंटर्स खुलेंगे, जब यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो किसका फायदा होना है? स्थानीय का फायदा। इसलिए इन 2 जिलों को एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एमओयू साइन हुए वो इन 2 जिलों में हुए हैं। तो इसलिए मैंने आपको जैसे पहला शब्द बताया था कि कोई भी पॉलिसी बने, वो पॉलिसी उत्तराखंड को आने वाले 20 साल के लिए कैसे प्रभावित करे, उसको सोच के बनानी चाहिए। और हम अपनी अगर इन जिलों को भी बंद कर देंगे तो फिर उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? पहाड़ तो आप 73% फॉरेस्ट से कवर्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट से, वहां पे आप कोई बड़ी इंडस्ट्री ले नहीं जा सकते। तो फिर बच्चों के रोजगार के लिए, उत्तराखंड की जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना स्टेट में। तो इसलिए एग्जम्पशंस थे। जो तरक्की के रास्ते हैं वो इन 2 जिलों से होकर जाते हैं, अगर इन्हें रास्ता बंद कर देंगे आपको, हमने पर्वतीय क्षेत्रों में भी बंद नहीं किए। मतलब मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि ये 2 जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जहाँ से इंडस्ट्री लगती है, तरक्की होती है, आने की उम्मीद है। पहाड़ की तरक्की भी यहीं से हो रही है। हमारे पास यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है इतना, और हमारे पास ऑप्शंस हैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स को उत्तराखंड में लाने की, तो हम उस ऑप्शन को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, पहले ये देखने में आता था कि गन्ना किसान काफ़ी परेशान रहते थे, हमने खुद देखा है, हम भी किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो 3 साल में ऐसा तो शायद ही मतलब कोई खबर नज़र में आई हो जहाँ किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया हो, गन्ना किसानों ने। देखिए, प्रदर्शन क्यों करता था किसान जी? जब मैंने ये विभाग संभाला, समीक्षाएं करी, और मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से भी आता हूँ जो गन्ना किसानों से प्रभावित है। मेरे यहाँ पे खुद एक चीनी मिल है सितारगंज में।
तो मुझे इनकी समस्याएं पता थी। देखिए, कोई भी आदमी फसल उगाता है तो उस फसल की दाम उसको कटने के बाद जितनी जल्दी मिलेगा उतना उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर वो गेहूँ लगाता है। ठीक। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि पिछली सरकारों में जब आप एक पराई सत्र शुरू होता था और किसानों को अगले पराई सत्र शुरू होने तक 1.25 साल तक पेमेंट नहीं मिलती थी, तो धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो गन्ने से दूर होता चला गया, ये सोचते हुए कि भाई पेमेंट तो आती नहीं है। हमने सरकार में पूर्ण कोशिश करी कि अगर हमारा पराई सत्र अभी शुरू होगा तो हम पराई सत्र खत्म होने के 2 महीने के अंदर सारी पेंडेंसी क्लियर करें। आज मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ तो हम उत्तराखंड में लगभग 73% पेमेंट क्लियर कर चुके हैं, गन्ना पेमेंट किसानों का। और जो बाकी का 27% 30% बचा हुआ है उसको हम अगले 2 महीने के अंदर क्लियर करके मार्च में हमारा पराई सत्र खत्म होगा। हमारा टारगेट है कि हम मई एंड तक सारा गन्ना पेमेंट क्लियर कर दें। उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों का रुझान गन्ने की तरफ वापस शुरू हुआ। आपने कहा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, आपने कहा किसानों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुश हैं आज कि उनको जो भी फसल का दाम है वो जल्द से जल्द मिल जा रहा है। दूसरा, इस सरकार में हमने पहली बार कोशिश करी, आज तक उत्तराखंड में चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन का कोई फाइनेंस के अंदर हेड नहीं था। इस सरकार में मैंने कोशिश करके पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उत्तराखंड में मॉडर्नाइजेशन का अलग से फंड खुलवाया हेड, और अभी तक हमको लगभग 75 करोड़ रुपए उत्तराखंड में चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिल चुके हैं, जिसमें हमने किच्छा चीनी मिल हो गई, डोईवाला चीनी मिल हो गई, बाजपुर हो गई, नादेही हो गई, इनके अंदर मॉडर्नाइजेशन का काम किया है। उससे फर्क क्या हुआ है कि हमारा जो चीनी मिल की रिकवरी है वो बेटर हुई। उससे फर्क क्या हुआ कि हमारे ब्रेकडाउन्स कम हुए। किसानों को ऐसा नहीं हुआ कि गन्ना लेके आए और 3-3 4-4 दिन तक ट्रॉली लेके खड़े हैं लेकिन चीनी मिल बंद पड़ी है। तो वो ब्रेकडाउन कम होने से, रिकवरी बढ़ने से सरकार का भी फायदा हुआ, क्योंकि जो हमारी चीनी है वो ज़्यादा बनी, हमारी रिकवरी अच्छी हुई। और कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार का लॉस होता था, पहले 220 करोड़ रुपए हम सरकार लॉस के रूप में बढ़ती थी, चीनी मिलों का जो लॉस होता था, आज हमने उसको कम करके लगभग 130-140 करोड़ रुपए लाए हैं। तो कोशिश यही है कि किसानों को सुविधा भी मिले। किसानों के लिए हमने चीनी मिलों के अंदर रहने की व्यवस्था कराई। हर चीनी मिल के अंदर हमने, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे पराई सत्र चलता है, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था हुई। उनके लिए वहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, स्वच्छ वहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर पंचर रिपेयर करने वाले की समस्या रिपेयर नहीं थी। तो ये सारी चीनी मिलों के माध्यम से हमने सारी फैसिलिटीज़ खड़ी कराई। तो इसलिए किसान खुश है। दुखी कांग्रेस वाले हैं क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो धरना हो जाए, प्रदर्शन हो जाए, लेकिन किसान बहुत जो हमारे गन्ना किसान है और हमारे ओवरऑल किसान हैं उत्तराखंड के, वो बहुत जागरूक लोग हैं। उनको पता है कि किस सरकार में उनके लिए क्या काम हुआ है, किसने उनका काम किया है, और वो शांति से अपना काम कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। शांति से वो अपना काम कर रहे हैं और हम भी शांति से अपना काम कर रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत साफ शब्दों में और बहुत एक जिसे कहते हैं सरल तरीका जो होता है बात को कहने का, उन शब्दों में अपनी बात रखने में माहिर हैं सौरभ बहुगुणा जी। और इनसे मैं पर्सनल भी मिलना चाहता था क्योंकि इस वक्त ये युवाओं के एक मोटिवेशन बने हुए हैं, इंस्पिरेशन बने हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अगर किसी ने आपके पास वक्त हो तो हम आपके साथ पॉडकास्ट भी करना चाहेंगे। पर्सनल व्यक्तिगत पॉडकास्ट रहेगा वो, ऑन कैमरा हम कह रहे हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति समाज के लिए मोटिवेशन बनता है, इंस्पिरेशन बनता है, तो वो एक समाज में बदलाव लेकर आता है। और ये जो बदलाव होता है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि अगले 20 सालों तक हमें क्या करना है, तो उसके लिए पॉलिसी बना के चलनी पड़ती है। तो ये वही बदलाव होता है जो किसी को अपना इंस्पिरेशन मान के चलता है। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कुछ नई बातें निकल के सामने आई, जैसे कि MOU वाली बात बताई, तो वो बात निकल के सामने आई। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इस बात से ये भी देखने को मिलेगा कि अगर 2 ज़िले छोड़े गए थे तो वो क्यों, किस पर्पज़ के तहत छोड़े गए थे। काफ़ी सटीक शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कंप्लीट किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपने कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम आपके पास आते रहेंगे और बाकी जितनी भी आपके जो इश्यूज़ होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, उन पर बात करते रहेंगे। दर्शकों का धन्यवाद, आपने हमें देखा, हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।